अगर कहानी और उपन्यास की बात आएगी तो फिर प्रेमचंद को घटा दो तो कुछ नहीं रहता है। प्रेमचंद जुट जाए बाकी हट जाए तो वो भी सब बहुत कुछ रह जाता है हमारे पास। गोयल साहब की बहुत इच्छा थी कि इस पर आयोजन किया जाए। हमारे 2-3 और वरिष्ठतम साहित्यिक बंधु आने वाले थे, लेकिन उनके बच्चों ने उन्हें घर से निकलने तक नहीं दिया। जो बिगड़ डरे निकले हैं उनको मैं अभिवादन करता हूँ और सबसे वरिष्ठतम साहित्यकार मैं उनका प्रार्थना करूँगा सब तालियां बजाएं शांति अग्रवाल जी जो 100 वर्ष की हिंदी और उर्दू के साहित्य में मैं समझता हूँ जैसे बुजुर्ग इस देश में कोई नहीं है। नीरज जी 94 के आसपास थे और लगभग यही उम्र थी। उर्दू में दिल्ली के बहुत बड़े कवि थे, नेहरू जी की तरह रहते थे, उन्हीं की तरह कपड़े पहनते थे। वो अभी पिछले दिनों हमारे बीच गुलजार दैनवी साहब नहीं रहे। एक साहित्यकार की क्या उम्र होती है? मेरे ख्याल से उसकी उम्र उसके जिंदगी तक नहीं होती जब तक उसका साहित्य लोगों के बीच में रहता है, तब तक उस साहित्यकार की उम्र होती है। प्रेमचंद जी 36 में हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज भी अगर नाम लिया जाएगा हिंदी कहानी का, उपन्यास का, तो उनके बगैर सब कुछ अधूरा सा लगता है। राजनेता रिटायर हो सकते हैं, लेकिन वो नेता कभी रिटायर नहीं हो सकते जो कुछ कर देते। गांधी जी को कौन रिटायर कर सकता है? जब तक मुल्क रहेगा वो रहेंगे। इसी तरह हमारे साहित्यिक बंधु हमारे बीच जब तक हैं, उनकी लेखनी है तब तक वो जिंदा है। मेरा आज भी मानना है इन दिनों कुछ गलत चयन चला है। हमारी लेखनी गंदगी पर लिखे, लेकिन लेखनी से गंदगी नहीं निकलनी चाहिए। आप विचारधारा से जुड़ सकते हैं, लेकिन लेखक को सदा विचार से जुड़ना चाहिए। लेखन सिर्फ विचार से जुड़ जाए तो ही लेखन सार्थक हो जाता है। रामनिवास जी हमारे बीच उपस्थित हैं और हम आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सम्मान सम्मानित हो रहा है आपको देकर के। कौन किसको सम्मान दे सकता है? और मैं अपने सभी साहित्यिक बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ। एक साहित्यकार की व्याख्या करने बैठूंगा तो मेरे ख्याल से वक्त कम पड़ जाएगा हमारे बीच में। तो मैं चाहूंगा कि पहले दीप प्रज्वलन कर आदरणीय गोयल साहब।
सबसे पहले आमंत्रण दे रहा हूँ भाई महेश दर्पण जी को कि वो हमारे बीच यहाँ उपस्थित हों, और मैं गोयल साहब से प्रार्थना करूँगा कि नवभारत से 35-40 साल से तुम्हें अब जानता हूँ, कथा कहानी और एक बहुत बड़ा नाम है थोड़ा ये आगे का जो वो है वो हटा ले ताकि फोटो तो आ जाए। ये तो पता लगे ना नहीं कोई मिलेगा। सर थोड़ा सा आप इस तरफ आ गया ये सर सामने ये सर बहुत बड़ा नाम सर एक बार सामने हमारे शर्मा साहब और आप सब हजरात, मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अदीबों को जो सम्मानित करते हैं वो अदब से वास्ता रखते हैं, आदाब से वास्ता रखते हैं, और मैं दिल से एक आप सब का ममनून हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे जैसे एक साधारण अति साधारण लेखक को इस काबिल समझा कि आप सब ने बड़े एहतराम के साथ मेरा स्वागत किया, सम्मानित किया। दिल से आपका आभार। दोनों ओर के सम्मानित जन, प्रेमचंद जयंती के अवसर पर इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि अनेक रचनाकारों को एक साथ सम्मान किया जाए। लेकिन क्या प्रेमचंद के नाम पर सम्मान देना या लेना ही प्रेमचंद की परंपरा या उनकी स्मृति को बनाए रखना है? मुझे लगता है कि आज हम एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहाँ प्रेमचंद के लेखन पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, जहाँ प्रेमचंद के लेखन के बारे में ऐसी भाषा में बात की जा रही है जो नाकाबिल बर्दाश्त है। ऐसे में सबसे पहले तो हम लोगों को ये जवाब देना होगा कि प्रेमचंद की प्रासंगिकता, जैसा शर्मा जी ने प्रारंभ में कहा, वो कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमें अपने समय में भी अपने समय का प्रेमचंद बनने की कोशिश करनी होगी। आप लोगों ने इस योग्य समझा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। काफी लोकप्रिय साहित्य अकादमी से पुरस्कृत भी हुआ है। गोयल साहब, बड़े भाई सुरेंद्र शर्मा जी, जिन्हें कि हम लोग सिर्फ एक कवि के रूप में हम पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन एक मनुष्य के रूप में जो व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता और खूबी होनी चाहिए वो सुरेंद्र शर्मा जी में हमने कई अवसरों पर देखी है, दूसरे आयोजनों में भी। भाई महेश दर्पण जी ने एक बहुत अच्छी बात कही प्रेमचंद जी को लेकर, और जिस तरह से उनकी प्रासंगिकता को लेकर जो जिस तरह से सवाल किए जा रहे हैं, एक लेखक के रूप में मेरा ये अपना ये मानना है कि हमें जो प्रेमचंद की जो विरासत थी, जिसके के लिए वो अपने अंतिम दिनों तक, चाहे वो सांप्रदायिकता हो, चाहे वो धार्मिक पाखंड हो, वो सिर्फ रचनाओं में नहीं, जो उन्होंने अपने जीवन में भी आत्मसात किया, तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी उस विरासत को जो उन्होंने उस वक्त शुरू की थी, उसको हम बचाकर और संजोकर रख सकें। मेरा ये मानना है कि एक लेखक के रूप में मैं आप सब जो हमारे यहाँ लेखक मित्र हैं, मैं उनकी तरफ से ये आपको भरोसा दिलाता हूँ कि उस विरासत को
हम और आगे उसी रूप में उसको जीवित रखेंगे, उसकी दीप को प्रज्वलित करते रहेंगे। धन्यवाद। कौन क्या लिख रहा है, कैसा लिख रहा है, मेरा मानना है जब भी स्मारक बनेंगे तो लिखने पढ़ने वालों के बनेंगे, आलोचकों के स्मारक कभी नहीं बनने वाले। और सीधी सी बात है, वो क्या लिख रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है। जो लोग आलोचना करते हैं वो वही लोग हैं कि उसने पसीना बहाने पर कविता लिखी, पसीना बहाने वालों के समझ में नहीं आई और हमें समझने में पसीने आ गए। हवाई जहाज में बैठकर साइकिल के ऊपर कविता लिखना या कहानी लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेमचंद जी जो सदा इस देश की माटी से लथपथ रहे, उस देश का आज भी 100% भारतीय जो है उस लेखन से जुड़ा है, उन समस्याओं से जुड़ा है, उन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो हमें उनके लिखने पर मैंने काफ़ी कुछ टिप्पणियाँ की थी। कई लोगों ने मेरा विरोध भी किया था कि तुम लिखना क्या जानो, तुमने कभी उपन्यास लिखे ही क्या। मैंने कहा मैं मानता हूँ मैंने उपन्यास नहीं लिखे, मैं अंडा नहीं दे सकता, लेकिन आमलेट के बारे में मुर्गी से ज़्यादा जानता हूँ। इससे कोई मतलब नहीं होता कि आप क्या लिख रहे हैं। तो अब मैं आमंत्रण करूँगा रंजना अग्रवाल जी को। मैम प्लीज। आदरणीय सुरेश शर्मा जी, मैं इस लायक हूँ या नहीं ये तो मैं नहीं जानती। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरा चयन किया गया इस सम्मान के लिए। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। राम कुमार कृषक जी को आमंत्रण दूंगा। सर प्लीज सर। आदरणीय गोयल साहब, भाई सुरेश शर्मा जी, प्रेमचंद के साथ किसी भी तरह जुड़कर उनसे उनकी स्मृति दिवस पर, उनके जन्म दिवस पर यहाँ सम्मानित होना गौरव और सम्मान यहाँ में हो जाता है। उनका नाम ही इतना बड़ा है। एक उनका लेख है, मैं उसके माध्यम 1 मिनट बात करता हूँ। महाजनी सभ्यता, हंस का संपादकीय वो रहा है। उसकी आज हम जिस समय में मौजूद हैं, एक नई तरह की महाजनी सभ्यता का दौर है। उन्होंने अपने समय में पूंजी के वर्चस्व के बारे में बात की थी उस आलेख में। पूंजी का जो चरित्र होता है, शोषणकारी चरित्र, उसके बारे में, चरित्र के बारे में किया था। पूंजी बहुत मूल्यवान है, आवश्यक है जीवन के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग, उसके सहारे श्रम का शोषण करना, ये चिंता प्रेमचंद के पूरे लेखन की बुनियाद में रहा है। क्योंकि लोक को स्थापित करने वाले जो उपन्यासों की, कथा साहित्य की परंपरा, किस्सा हातिमताई या दूसरे उस तरह की जो परंपरा है, बहुत सारे किस्से इनका कोई यथार्थ से रिश्ता नहीं होता था, कल्पनाओं से पैदा होते थे। उनसे निकाल कर पहली बार प्रेमचंद ने आम जनजीवन में जो दबे कुचले लोग थे, श्रमिक थे, किसान थे, उनको महत्व दिया।
तो आज भी हम उस दौर से गुजर रहे हैं और तमाम तरह के प्रभावों के तहत अपना जीवन तमाम लोग अपनी तरह से संघर्ष में लगे हैं। मैं उनके गोदान के बारे में और इस महाजनी सभ्यता के बारे में 2 लाइन में अपनी बात कहकर खत्म करता हूँ। सुनिए। हाँ, एक होरी, एक धनिया, एक गोबर, एक गौ। एक होरी, एक धनिया, एक गोबर, एक गौ। कर्ज का 1 ही रुपया और उसका ब्याज 100। वाह 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 वाह। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। इसके लिए अपने आप को यहाँ मैं जिस रूप में आया उस पर मुझे बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। सुरेंद्र जी तो हमारे परिवार के सदस्य, गोयल साहब से भी मुलाकात हुई 1 आध बार, लेकिन 2 बार हुई, तो इसके लिए मुझे बहुत सब मानते हैं बाजार जरूरी है। मैं कहता हूँ बाजार जरूरी है, पर बाजारूपन नहीं होना चाहिए। आज हर बाजार में जो बाजारूपन आया है उसकी तकलीफ हम लोग निरंतर देख रहे हैं। अब मैं गोयल साहब से प्रार्थना करूँगा, अभी तक हमारे साहित्यिक बंधु ऊपर आते रहे, अब आपको नीचे जाना होगा। और सबसे पहले आदरणीय संतोष आनंद जी का हम लोग चुप चाहेंगे। दिल विलय होने चाहिए। आ जा ये क्या है? ये यहाँ का हमारा मोमेंटो है। बहुत अच्छे, विधानसभा बहुत सर भी कुछ सामने सर बहुत ही बढ़िया। सर आज हम सबकी सर इधर अच्छा लग रहा है। सर एक बार देवनगर जब पहचान नहीं पाती हैं सबको। तो मैं पैदल जाता था। उस टाइम में एक दिन में 22 किलोमीटर इस टूटी ताक से छड़ी लेके घूमता दिल्ली में। उससे पैसे नहीं होते थे जेब में। तो आज मैं आया हूँ, गोयल साहब ने बुलाया, प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन जो ये कथाकार होते हैं, लेखक होते हैं, ये बहुत बड़े बेवकूफ़ी होते हैं। मैं खुद हूँ, मैं किसकी बात करूँ? कारण क्या है? जो आप लिखते हैं वो आपको भीतर अपने अंदर पैदा करना पड़ता है। मुंशी तो थे ही नहीं, लेकिन मुंशी लग गया उसके साथ, क्योंकि लेखक को तब मुंशी बोलते थे। धनपत राय की जगह आनंद राय, वो भी नहीं रहे, फिर प्रेमचंद हो गए। और वाकई में वो हिंदी साहित्य की प्रेमचंद बन गए। मैं उनको क्या दे सकता हूँ श्रद्धांजलि, लेकिन मुझे बुलाया गया है प्यार से। आज मैं 5 महीने बाद घर से बाहर निकला था। इतने प्रोग्राम थे, सारे कैंसिल हो गए और घर पे पड़े फ्रीज का पानी पी रहे, क्या कर रहे कि गला जो है कहा गया, गाजियाबाद गया या गुड़गांव पता नहीं है। अब मेरे में बोला नहीं जा रहा। मैंने सुरेश से कहा भी था यार बोलना तो नहीं पड़ेगा, बोले नहीं बोलना, फिर भी क्योंकि उसकी भी आदत है, आदत हमारी। लेकिन आज हम तरन्नुम से नहीं बोल पाए। ठीक है। आपको आप साहब एक ही 2 मिनट या तो आपकी या हमारी। मैं बोल रहा हूँ था, आप सुन रहे हैं ना? स्वागत। कल ईद है और मैंने जो तहजीब दी है, संस्कृति दी है, आपस के मिलन की दी
उसके ऊपर एक गीत सुरेश ने बोला वो बोल दो। स्वागत। मैंने कहा वही बोल दूंगा कि हिंदू का बेटा हूँ, हिंदू का बेटा हूँ, भाई मुसलमानों का। हिंदू का बेटा हूँ, भाई मुसलमानों का, लेकिन दीवाना हूँ मैं तो इंसानों का। हिंदू का कि मेरी सच्चाई पर दुनिया भर हंसती है, मेरी सच्चाई पर दुनिया भर हंसती है, और मेरे अपनेपन पर आवाजें कसती है, और बढ़ बढ़ के चूबा है माथा तूफानों का, फिर भी दीवाना हूँ मैं तो इंसानों का। हिंदू का बेटा हूँ, भाई मुसलमानों का, लेकिन दीवाना हूँ मैं तो इंसानों का। लाइन सुनना साहब, पूरे सदन से दाद लूंगा कि गिरते का जिक्र नहीं, उठते की कीमत है। क्या बात है, वाह वाह। गिरते का जिक्र नहीं, उठते की कीमत है, सोने की ताकत है, चांदी की इज्जत है। लेकिन अब दाद लूंगा आपसे कि मैंने तो साथ दिया टूटे पैमानों का, इतना दिया। हिंदू का बेटा हूँ, भाई मुसलमानों का। ये कोरोना काल से चल रहा है, चलते ही रहेंगे, ये तो काल अकाल आते रहेंगे, लेकिन हमको जिंदगी जीनी है। पीड़ा का पर्वत है, क्या बात है। आंसू का झरना है, पीड़ा का पर्वत है। यार जरा ढा दो तब हमको कि पीड़ा का पर्वत है, आंसू का झरना है, काहे का जीना है, काहे का मरना है, और जगह है अनजानों का, दिल है वीरानों का, इस पर दीवाना हूँ मैं तो इंसान। भाई मुसलमानों का, लेकिन दीवाना हूँ मैं तो इंसान। गोयल साहब जो कलाकार होता है ना, चाहे कोई भी हो, किसी के साथ कुछ भी जुड़ जाए, अगर थोड़ी बहुत उसमें बदमाशी और बदतमीजी नहीं हो तो वो पूर्ण कलाकार नहीं है। मैं आखिरी बोल रहा हूँ बने, इस जवानी में लिखा था ना कि हूँ तो मैं जवान भी दिल से भी वैसे ना सही आपको ये आखिरी मत दे रहा हूँ सबको। भाई मैं पीछे देख नहीं सकता, लेकिन जाकर कि मेरा कुछ दोष नहीं, मौसम की मर्जी है। क्या बात है, वाह वाह। मेरा कुछ दोष नहीं, मौसम की मर्जी है, और तर तो बदनाम मगर मन की खुदगर्जी। मेरा कुछ दोष नहीं, मौसम की मर्जी है, तर तो बदनाम मगर मौसम, तर तो बदनाम मगर मन की खुदगर्जी है। और मेरा इतिहास वही, मेरा इतिहास वही जो है परवानों का, मैं तो दीवाना हूँ। भाई मुसलमानों का, लेकिन दीवाना हूँ मैं तो। संतोष आनंद जी को पहली बार मैंने बहुत पहले, लगभग आज से 45 वर्ष पूर्व लाल किले पर सुना होगा। क्या बुलंद आवाज थी, लेकिन आवाज तो आज भी बुलंद नहीं, अभी भी है, अभी भी शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन मन की मर्जी है। मन तो मन ही। आपने फिल्मों में बहुत गीत दिए हैं,
और मंचों पर अनुशासन के मामले में आप बहुत सख्त भी रहते थे, ये भी मैंने देखा। लेकिन कभी मौका नहीं मिला मंच पर जाकर शॉल पहना सकूं या माला पहना सकूं। आज आपकी कुर्सी पर आकर माला पहनाने का मौका मिला, भाग्यशाली मानता। विधानसभा का ये प्रांगण एमएलए राजनीतिज्ञ इन्हीं की चहल पहल यहाँ रहती है। हमारे विशेष रवि जी आए हुए थे, विधायक चले गए हैं, लेकिन आज इस विधानसभा के प्रांगण में साहित्यकारों का, कवियों के चरण पड़े, ये पवित्र भूमि हो गई है। मैं तो यही कहूँ, बड़ी विधानसभा का प्रांगण माता से भी, मेरी माता जी सी उम्र की बड़ी 100 वर्ष की, नाम सुना था लेकिन देखने को आज पहली बार मुझे मिला। आज 140वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को रखने की बड़ी मन में तमन्ना है, लेकिन बड़े संक्षेप में छोटा कोरोना का मामला। शर्मा जी से बात हुई, शर्मा जी ने कहा फंडिंग का तो पाबंदी लगी हुई है। मैंने कहा बिल्कुल पाबंदी लगी है, लेकिन जितना भी संभव हो सकेगा हम करेंगे, जिस भी रूप में मना सकेंगे, लेकिन साहित्य का राज है। हालांकि अनेकों कार्यक्रम हुए हैं। पिछले 4 वर्ष पूर्व महावीर जयंती पर एक कवि सम्मेलन करने का भी हमको अवसर प्राप्त हुआ था। दूसरा साहित्य की दृष्टि से आज ही कार्यक्रम हुआ है, लेकिन अब इस कार्यक्रम को निरंतर हम छोटे बड़े रूप में करें। अगला कार्यक्रम विशाल रूप में करेंगे, बाहर खुले में करेंगे। वैसे तो मुंशी प्रेमचंद जी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने लिखना जब आरंभ किया उससे पहले जैसा उनका जीवन व्यतीत हुआ। 15 वर्ष की आयु में शादी हो गई, पहली धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया। दूसरी धर्मपत्नी 1906 में उनका विवाह हुआ। वो बुद्धिजीवी थी, सुशिक्षित थी। उन्होंने भी कुछ लेखन किया मुंशी प्रेमचंद जी के साथ, और जिस जन से मुंशी प्रेमचंद जी उभर करके आए, उन्होंने जो लिखना आरंभ किया, उनके जितने भी नावल होते थे, जितनी भी कहानियां होती थी, उपन्यास होते थे, उनमें वो गांव के जो नाम रखे जाते थे उन ही पात्रों को संबोधित करके लिखते थे। धनिया, मंगलू, जिसका जिक्र भी किया गया, इस ढंग के नामों से उनके चरित्र जब चले उपन्यासों में, आम आदमी को लगा कि आम आदमी की बात हो रही, और अपने साहित्य में उन्होंने आम आदमी की बात उठाई। उनका पहला प्रकाशन जो हुआ था सोजे वतन के नाम से, अंग्रेजी शासन था उस वक्त, उस पर पाबंदी लग गई। ये कह के पाबंदी लग गई कि इसमें तो देश प्रस्ती है, देशभक्ति, और अंग्रेज कहाँ सहन करने वाले थे। ये कहा गया जितनी भी सोजे वतन पुस्तकें लिखी गई हैं वापस कर दें, वापस करनी पड़ेगी। उस वक्त मुंशी प्रेमचंद जी का नाम मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से साहित्य नहीं था। उनका नाम उस वक्त जो है नवाब राय के नाम से वो प्रसिद्ध थे, उसी के नाम से उनका साहित्य चलता था। फिर विचार हुआ नवाब राय जी के नाम से पाबंदी लग गई है, नहीं लिखेंगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो किसी ने उनको मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से लिखने की सलाह दी, और मुंशी प्रेमचंद जी आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में साहित्य के क्षेत्र में जब नाम ना लिया जाए तो अधूरा रहेगा। उनके कई नावल इतने प्रसिद्ध हुए, आज भी बुक्स में पढ़ाए जाते हैं। मैं जब बीए का छात्र था, गोदान, बड़े घर की बेटी, सेवा सदन, ये इस ढंग के नावल पढ़ने की, कहानियां पढ़ने की, बड़े घर की बेटी, यानी ये मैंने गीत लिखे उस पर गीत लिखे। उनकी अनेक नावल पर फिल्में बन गई। 1931 में पहली फिल्म, उनका जिक्र करेंगे तो विषय लंबा हो जाएगा। और अभी भी 1919 में 2019 में
उनके नावल पर फिर फिल्म बनी। 1931 से बना आरंभ हुआ, जिनको स्वर्गवास हुए इतने वर्ष हो गए, फिर उनके नावल पर आज फिल्म बन रही है। कोई ना कोई तो बात है, कोई ना कोई तो बात। शर्मा जी ने जैसा कहा, अनेक आलोचक थे, अनेक आलोचक आज भी रहेंगे। आप कितना ही अच्छा काम कर लीजिए, हाथी जब चलता है तो भौंकने वाले भौंकते, कोई चुप नहीं होता। बिल्कुल एकदम बिल्कुल दुरुस्त और ठीक बात कही। अभी आनंद जी जो बात कह रहे थे, संतोष आनंद जी, मैं टिप्पणी के साथ अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। मैथिली चंद्रगुप्त जी का खंड काव्य हमारे, जब मैं ग्रेजुएशन में था, नहुस खंड काव्य उनका लगा हुआ। नहुस को स्वर्ग का राजा बनाया गया और नहुस का पतन भी हुआ। उस पर लंबी कहानी हम साहित्यकार सब जानते हैं। लेकिन नहुस जो बात कहता है कि मैंने प्रयास से स्वर्ग प्राप्त किया था, मैं मनुष्य था, स्वर्ग प्राप्त किया था, कोई बात नहीं, मेरा पतन हो रहा है, मैं अपवर्ग भी प्राप्त करके दिखाऊंगा। साहित्यकार यही तो पैदा करता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, को पढ़ते हुए एक लाइन उनके मन में रहती हमेशा कि मैं देवी देवताओं पर नहीं लिखूंगा, मैं केवल मनुष्य को देवता बनाने के लिए लिखूंगा। और कमोबेशी यही काम मनुष्य को देवता बनाने के लिए मुंशी प्रेमचंद ने किया। हर वक्त वो इसी सोच में रहते थे, किस ढंग से वो इतना निकालते थे, लिखते थे। ये शोध का, रिसर्च का विषय हो सकता है, और किया भी है बहुत लोगों ने, रिसर्च पीएचडी भी की है, सब कुछ किया है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती मनाते वक्त मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ। इस विधानसभा में मेरे कार्यकाल में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि विधानसभा के प्रांगण में मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती यहाँ मनाई गई। मैं एक बार पुनः सभी साहित्यकारों को, कवियों को हमारे आग्रह पर यहाँ आए, मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सुरेंद्र जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ, नमस्कार भी व्यक्त करता हूँ उनको कि उन्होंने इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने में अपना योगदान दिया। मैंने जब आनंद जी का नाम पढ़ा कि आनंद जी आ रहे हैं, तो मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा, अगर आनंद जी आ रहे हैं तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। एक काव्य जगत का सितारा यहाँ पहुँच रहा है। मैं पुनः एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से अगले वर्ष 141वीं जयंती हम बाहर उत्तम में बड़े धूमधाम से, मुँह पर ये कोरोना का मास्क नहीं होगा और खुले में मनाएंगे, बड़े धूमधाम से मनाएंगे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना भी करता हूँ। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, नमस्कार। और रत्नेश जी के इस तत्वाधान में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उनकी बेहतर कर रहे हैं। रत्नेश जी धन्यवाद प्रस्ताव व्यक्त किया। ब्यूरो ऑफ लेजिस्लेटिव स्टडीज का डायरेक्टर हूँ। आज आप लोग इतने बड़े बड़े साहित्यकारों को यहाँ पे देख के हमारा तो जीवन धन्य हो गया। और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे जो साहित्यकार हैं, चलने फिरने में मुश्किल है, बहुत बूढ़े हैं, लेकिन उन लोगों ने इस कोरोना काल में भी यहाँ पर आकर हम लोग को धन्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद।